I was lightning before the thunder. Thunder, thunder, thunder. देखिए पिछले क्लासेस में हम लोग जो है वो डिफरेंट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ के बारे में स्टडी किए। हम लोग जो है वो डिफरेंट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ के बारे में स्टडी की और उससे रिलेटेड जो है वो न्यूमेरिकल्स देखे। इसमें एक टॉपिक और जो है वो आपके सिलेबस में नहीं है वो मेंशन, लेकिन फिर भी बच गया है और उसको पढ़ाया जाएगा। ऑस्मोटिक प्रेशर को हम लोग जो है वो एक्सपेरिमेंटली भी कैलकुलेट कर सकते हैं बाय ब्रेकले एंड हार्टले मेथड। ये हमारे सिलेबस में नहीं है, एनसीईआरटी में भी मेंशन नहीं किया हुआ इसको, और हमारा जो है वो लेकिन बिहार बोर्ड के जो है वो एग्जामिनेशन में जो है वो ये 5 नंबर में क्वेश्चन आ जाता है। आप प्रीवियस ईयर का पेपर पलट करके देखिएगा तो उसमें आपको देखने को मिल जाएगा। आपको जो क्वेश्चन दिया गया है बनाने के लिए उसमें भी जो है वो बहुत सारे जगह क्वेश्चन है ये मेंशन कि ऑस्मोटिक प्रेशर कैन बी कैलकुलेटेड बाय द एप्लीकेशन ऑफ। ऑस्मोटिक प्रेशर को कैलकुलेट कर सकते हैं हम लोग बाय द एप्लीकेशन ऑफ ब्रेकले एंड हार्टले मेथड। ब्रेकले एंड हार्टले मेथड से हम लोग जो ऑस्मोटिक प्रेशर को कैलकुलेट कर सकते हैं, वहाँ पर कैलकुलेशन हमारा किया जा सकता है उसके थ्रू। इस टॉपिक को देखेंगे, इस टॉपिक को सबसे लास्ट में हम लोग देखेंगे। अभी फिलहाल जो है वो जिस अकॉर्डिंगली हम लोग आगे बढ़ रहे थे, 4 डिफरेंट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ हम लोग पढ़े। 4 डिफरेंट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ के बाद हम लोग जो है वो क्या एबनॉर्मलिटी होगा मॉलिक्यूलर मास में, इसको हम लोग देखना चाहते हैं। हम लोग ब्रेकले एंड हार्टले मेथड भी पढ़ेंगे, लेकिन बोला गया हो कि उसको लास्ट में पढ़ाएंगे। तो सबसे पहले हमारे पास टॉपिक है नेक्स्ट, एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास, या फिर इसी को हम लोग लिख सकते हैं एबनॉर्मल मोलर मास। मोलर मास। सबसे पहले अगर बात करें तो हम लोग हर चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में हम लोग के लिए एक बात कॉमन था। हर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में हम लोग जो है वो सॉल्यूट पार्टिकल का मोलर मास निकाल रहे थे, हर में कैलकुलेट कर रहे थे। अगर आप देखिएगा तो पहला कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आप पढ़े थे रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। इसमें आप किए क्या थे, आप लिखे थे पी नॉट माइनस पी एस बाई पी नॉट बराबर डब्ल्यू ए बाई एम ए, डब्ल्यू ए बटा एम ए प्लस डब्ल्यू बी बाई एम बी। और यहाँ से मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉलिड पार्टिकल हम लोग कैलकुलेट कर सकते थे। दूसरा था हमारा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पर हम लोग लिखे थे डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू डब्ल्यू बाय एम इंटू जी, लेकिन जी हमारा के जी में। फिर से यहाँ पर ये हमारा मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट है। तीसरा हम लोग पढ़े थे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा टी एफ के एफ इंटू डब्ल्यू बाय एम इंटू जी। यहाँ से m निकालना है तो ये हो गया के एफ इंटू डब्ल्यू बाय डेल्टा टी एफ इंटू जी, और यहाँ से के जी। और चौथा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज था हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर ऑस्मोटिक प्रेशर में हम लोग पढ़े थे पाई इज इक्वल टू डब्ल्यू बाटा एम बी इंटू आर टी, और फिर से यहाँ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉलिड पार्टिकल। तो हर में एक बात कॉमन है कि मॉलिक्यूलर वेट हम लोग जो है वो सॉलिड पार्टिकल का कैलकुलेट कर रहे हैं। हर में एक बात कॉमन है हमारे लिए कि हर में जो है वो हम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉलिड पार्टिकल कैलकुलेट कर रहे हैं। तो क्या मॉलिक्यूलर वेट जो हम लोग फॉर्मूला देख करके निकालेंगे उसमें और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज से कैलकुलेट करेंगे उसमें कोई डिफरेंस है? बिल्कुल बिल्कुल डिफरेंस। ऐसा ऑब्जर्व किया गया, किसी का भी एग्जाम्पल लेकर के हम देख सकते हैं। NaCl को ही देखें तो फॉर्मूला को अगर देख करके हम निकाल रहे हैं यहाँ पर,
अगर फॉर्मूला को देख करके इसके मोलर मास को कैलकुलेट करें तो सोडियम का 23 और क्लोरीन का 35.5, ये हमारा आ गया 58.5 ग्राम पर मोल। लेकिन ये हमारा फॉर्मूला को ऑब्जर्व करके बाय ऑब्जर्विंग द फॉर्मूला, ये फॉर्मूला को देख करके ऑब्जर्व करके हमारा इतना आया। जब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल करके इसका कैलकुलेट किया गया, गिवन डाटा, जो डाटा दिया गया उससे जब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल करके, इसमें से किसी भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल करके, जिस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के लिए इसके डाटा दिया गया उस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल करके जब इसका कैलकुलेट किया गया तो इसके जस्ट हाफ आ रहा था, 29.25 ग्राम पर मोल, हाफ आ रहा था। इसलिए ऐसा हुआ क्योंकि हम लोग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो पढ़ रहे थे वो वैसे पार्टिकल के लिए पढ़ रहे थे जो नॉन इलेक्ट्रोलाइट हो, जो कटायन और एनायन में नहीं टूटे। लेकिन यहाँ पर तो ये पार्टिकल का नंबर टूट करके 2 हो जाएगा, एक सोडियम का पार्टिकल, दूसरा क्लोरीन का पार्टिकल। और हम लोग पढ़े भी थे कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज उस प्रॉपर्टी को कहते हैं, सॉल्यूशन के उस प्रॉपर्टी को कहते हैं जो डिपेंड करता हो नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल पे। हम लोग जब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में कैलकुलेशन कर रहे थे तो यहाँ पर एक पार्टिकल लेकर कर रहे थे, एक पार्टिकल इसको मान करके। लेकिन यहाँ पर तो ये जैसे ही वाटर में डिसॉल्व होगा या किसी सॉल्वेंट में डिसॉल्व होगा तो इसका पार्टिकल का नंबर 2 हो जाएगा। ऑरिजिनली आना चाहिए था 58.5 ग्राम पर मोल, लेकिन आ रहा था 29.25 ग्राम पर मोल। इसलिए क्योंकि पार्टिकल का नंबर यहाँ पर हम एक कैलकुलेट लेकर कर रहे थे। आप 2 पार्टिकल को लेकर के कैलकुलेट कीजिए ना, पीछे भी बताया है ये बात कि इसमें पार्टिकल का नंबर 2 है। अगर इसको 2 से गुना करते हैं आप, अब देख लीजिए ऊपर वाले के बराबर आ गया। तो ये डिफरेंस क्रिएट हो रहा था। इसको ठीक करने का काम जो है वो वॉन हॉफ किए। वॉन हॉफ एक फैक्टर प्रोवाइड किए जिसको स्मॉल आई से रिप्रेजेंट करते हैं और उस फैक्टर को हम लोग कहते हैं वॉन हॉफ फैक्टर। तो सबसे पहले अगर आपसे पूछा जाए कि एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास क्या है, एबनॉर्मल मोलर मास क्या है, तो इट इज द डिफरेंस इन द मोलर मास। ये मोलर मास में डिफरेंस है। इट इज द डिफरेंस इन मोलर मास एज कैलकुलेटेड नॉर्मली बाय ऑब्जर्विंग द फॉर्मूला एंड कैलकुलेटेड बाय यूजिंग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज एबनॉर्मल मोलर मास या व्हाट इज एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास, तो इट इज द डिफरेंस इन मोलर मास। ये मोलर मास का डिफरेंस है। आप देख लीजिए नॉर्मली आ रहा है 58.5 और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल करके अगर कैलकुलेट कर रहे हैं तो आ रहा है 29.25। तो ये हमारा जो है वो डिफरेंस है। ये हमारा जो मोलर मास का जो है वो डिफरेंस है। ये मोलर मास का हमारा डिफरेंस है, जो डिफरेंस हमको देखने को मिल रहा है बाय ऑब्जर्विंग द फॉर्मूला एंड दैट बाय यूजिंग द कैलकुलेटेड बाय यूजिंग द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो हम लोग जो है वो मोलर मास 2 तरीके से निकाल सकते हैं। एक तो फॉर्मूला को डायरेक्ट ऑब्जर्व करके फॉर्मूला को देख करके निकाल दिए और दूसरा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल करके। लेकिन ये जो डिफरेंस दोनों में क्रिएट हो गया इसलिए क्योंकि हम लोग जो कैलकुलेट कर रहे थे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में इसका पार्टिकल का नंबर 1 ले रहे थे, लेकिन जानकारी हमको यहाँ पर मिल रहा है कि इसमें पार्टिकल का नंबर तो 2 है। अगर हम लोग जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से कैलकुलेट किए हैं वहां पर अगर मल्टीप्लाई कर दें 2 से, क्योंकि इसमें पार्टिकल के नंबर 2 हैं, तो फिर फॉर्मूला को ऑब्जर्व करके जो हमारा आ रहा है उसके बराबर आ गया। तो ये जो डिफरेंस दोनों में क्रिएट हो गया इसे डिफरेंस इन मोलर मास को हम लोग कहते हैं एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास या फिर एबनॉर्मल मोलर मास। तो अगर आपसे पूछा जाए कि क्या है एबनॉर्मल मोलर मास, तो आप कहिए कि इट इज द डिफरेंस इन मोलर मास। सबसे पहले ये डिफरेंस है मोलर मास का या मॉलिक्यूलर मास का। इट इज द डिफरेंस इन मोलर मास और मॉलिक्यूलर मास, मोलर मास फॉर एनी solid particle which is calculated by observing the formula and calculated by using the colligative properties। तो ये मोलर मास का डिफरेंस है। ये मोलर मास का डिफरेंस है जिसको कैलकुलेट किया गया है बाय ऑब्जर्विंग द फॉर्मूला एंड बाय यूजिंग द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो ऑब्जर्व करके फॉर्मूला से हम निकाल रहे हैं तो 58.5 ग्राम पर मोल। एनसीईआरटी में भी इसी का एग्जाम्पल दिया है। आपके बुक में भी जो है वह NaCl को ही एग्जाम्पल लेकर के चला है और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से इस्तेमाल करके कैलकुलेट करें तो 29.25।
इन दोनों के मास में इन दोनों दो मेथड से हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, तो दोनों के मोलर मास में NaCl का ही मोलर मास दोनों दो जगह दो आ रहा है। ये जो डिफरेंस क्रिएट हो गया, इसी डिफरेंस इन मोलर मास को हम लोग कह देते हैं एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। तो आप लिख सकते हैं इसको एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास को कि इट इज द डिफरेंस ऑफ मोलर मास फॉर एनी पार्टिकल्स, फॉर एनी सॉलिड पार्टिकल्स as calculated by observing the formula, as calculated by observing the formula and calculated by using the colligative properties. By observing the formula and by calculated using colligative properties, तो इन दोनों के जो मास में जो डिफरेंस आ रहा है, इसी डिफरेंस इन मोलर मास को हम लोग कहते हैं एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास या फिर एबनॉर्मल मोलर मास। इसको नोट कीजिएगा। तो एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास के बारे में या एबनॉर्मल मोलर मास के बारे में आप जानें। अब इस एबनॉर्मलिटी से छुटकारा पाने के लिए, ओवरकम फ्रॉम दिस एबनॉर्मलिटी, हमारे पास एक साइंटिस्ट है और ये एक फैक्टर दिए जिसको जाना गया वान हॉफ फैक्टर के नाम से। टू ओवरकम from this abnormality, a factor is provided, a factor is provided called as Van 't Hoff फैक्टर। इसको कहा गया वान 't हॉफ फैक्टर। ये क्या है वान 't हॉफ फैक्टर? तो सबसे पहले वान 't हॉफ फैक्टर को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल आई से। देखिए, हमारे सॉल्यूट पार्टिकल का सॉल्वेंट में सिर्फ डिसोसिएशन ही नहीं होता है, एसोसिएशन भी होता है। बोला गया डिसोसिएशन मतलब टूटना और एसोसिएशन मतलब जुड़ना। तो जब हम किसी पर्टिकुलर सॉल्वेंट में सॉल्यूट पार्टिकल को मिलाते हैं तो उसका सिर्फ डिसोसिएशन ही नहीं होता है, एसोसिएशन भी होता है। जो भी इलेक्ट्रोलाइट नेचर के पार्टिकल होंगे, इलेक्ट्रोलाइट नेचर कहने का मतलब जिनको आसानी से कैटायन एंड एनायन में तोड़ा जा सके। अगर किसी सुटेबल सॉल्वेंट में कैटायन और एनायन को, अगर किसी सुटेबल सॉल्वेंट में सॉलिड पार्टिकल को डिसॉल्व कर रहे हैं और अगर वो डिसोसिएट हो जा रहा है कैटायन और एनायन में, तो वो इलेक्ट्रोलाइट कहलाएंगे और उनका डिसोसिएशन कहा जाएगा। लेकिन हमारे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में बेंजीन हमारा ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ऑर्गेनिक कंपाउंड को ही अगर मिला दिया जाए, जस्ट लाइक इथेनोइक एसिड, फिनॉल, बेंजोइक एसिड, तो इनको अगर किसी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ही अगर मिला दिया जाए तो इनका एसोसिएशन होता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि एसोसिएशन क्यों होता है? ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ एच बॉन्ड। आगे हम लोग देखेंगे भी कि एच बॉन्ड का फॉर्मेशन किस तरीके से हो रहा है। तो एच बॉन्ड के फॉर्मेशन के कारण जो है वो ऐसा देखने को मिलता है। एच बॉन्ड के फॉर्मेशन के कारण ऐसा देखने को मिलता है। हम लोग देखेंगे किस तरह से एच बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है एसोसिएशन में। तो पार्टिकल का एसोसिएशन भी हो सकता है, डिसोसिएशन भी हो सकता है। नाइदर एसोसिएशन हो सकता है, नाइदर डिसोसिएशन। तो तीन कंडीशन एराइज कर रहा है। अगर किसी सुटेबल सॉल्वेंट, ये हम सुटेबल सॉल्वेंट दिए, इसमें सॉल्यूट पार्टिकल को मिलाए, हो सकता है सॉल्यूट पार्टिकल डिसोसिएट कर जाए, उसके लिए अलग फैक्टर हो जाएगा। हो सकता है सॉल्यूट पार्टिकल जो है वो मिलाए, वो सॉल्वेंट के साथ ही कंबाइन कर गया, एसोसिएट हो गया, या आपस में ही उसका बहुत सारा मॉलिक्यूल जो है वो आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड बना करके जुड़ गया, वहाँ पर बोले एसोसिएशन। किसी ऐसे सॉल्यूट पार्टिकल को मिलाए जिसका ना तो एसोसिएशन हो रहा है ना डिसोसिएशन हो रहा है। इसके बारे में पीछे भी एग्जाम्पल दिए थे, जैसे ग्लूकोज, शुगर, यूरिया, ये सारे ऐसे पार्टिकल हैं जिनका ना तो एसोसिएशन होगा ना ही डिसोसिएशन होगा। यानी कि जितना पार्टिकल इनका लेंगे ऑलवेज थ्रू आउट उतना कांस्टेंट रहेगा पार्टिकल। इनके पार्टिकल को हमेशा यूनिटी के हम लोग कंसिडर करेंगे। तो देखते हैं एसोसिएशन और डिसोसिएशन का एक एक सारा एग्जांपल देखते हैं किस तरह से हम लोग कैलकुलेट करेंगे।
तो फैक्टर अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे पहले कि वांट ऑफ फैक्टर क्या है, तो इट रिप्रेजेंट दी associated or dissociated mole of solute particles in suitable insolvent that is I को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं नॉर्मल मोलर मास बाय एबनॉर्मल मोलर मास। आप देख लीजिए ना, अभी NaCl का एग्जांपल हम लोग लेकर चल रहे थे, वहां पर NaCl का नॉर्मल मोलर मास कितना आ रहा था, 58.5 ग्राम पर मोल आ रहा था ना जी, और एबनॉर्मल कितना आ रहा था, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के थ्रू हमारा जो है वो 29.25 आ रहा था ग्राम पर मोल। आप देख लीजिए कट जाने के बाद ये कितना हो जाएगा, 2, और ये किसके लिए बोल रहे हैं, NaCl के लिए बोल रहे हैं, और NaCl में पार्टिकल का नंबर है भी कितना, तो 2, Na प्लस Cl माइनस, यानी कि I विल बी इक्वल टू कितना, 2। तो NaCl के बारे में आपसे I के बारे में पूछा जाए, NaCl से रिलेटेड I के बारे में आपसे पूछा जाए तो आप कह सकते हैं 2। तो नॉर्मल मोलर मास बाय एबनॉर्मल मोलर मास हमारा जो है वो I निकालने का फॉर्मूला हुआ। या फिर हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि I बराबर होगा मोलर मास कैलकुलेटेड बाय ऑब्जर्विंग फॉर्मूला, और नीचे में मोलर मास कैलकुलेटेड बाय कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ये हमारे I निकालने का फॉर्मूला हो गया। यहां से I के लिए 3 केस राइज करेगा। पहला, I का जो वैल्यू है वो 1 के बराबर हो, I का वैल्यू 1 के बराबर हो। I का वैल्यू 1 के बराबर जब होगा तो इट रिप्रेजेंट दोज solute particle which neither undergoes association or dissociation। अगर किसी सॉल्वेंट में इस तरह के सॉल्यूट पार्टिकल को डाल दें तो ना तो इनका एसोसिएशन होगा ना ही डिसोसिएशन होगा। ग्लूकोज, यूरिया, शुगर, और इनका वांट ऑफ फैक्टर का वैल्यू I का वैल्यू ऑलवेज बराबर होगा कितने के, यूनिटी के, क्योंकि इनका ना तो डिसोसिएशन होगा ना ही एसोसिएशन होगा। सॉल्यूट पार्टिकल को डिसॉल्व करवाएंगे सॉल्वेंट में तो होगा क्या कि सॉल्वेंट में जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस मौजूद होगा उसको ये जस्ट फिल करेंगे बस, और ना तो इनका एसोसिएशन, नाइदर अंडरगोज एसोसिएशन ना ही डिसोसिएशन। ये वैसे सॉल्यूट पार्टिकल हैं जिनके डिसोसिएशन का केस देखने को नहीं मिलेगा और ना ही ये किसी सुटेबल सॉल्वेंट में एसोसिएट भी नहीं करेंगे। हमारे सॉल्वेंट के पार्टिकल में जो इंटरमॉलिक्यूलर जो स्पेस होता है
उस इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस को ये फिल करने का काम करेंगे बस। लेकिन हमारे ऐसे भी पार्टिकल होते हैं जो एसोसिएट करते हो या फिर डिसोसिएट करते हो। एसोसिएट करने के पीछे रीजन बताया, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ एच बॉन्ड। एच बॉन्ड बनने के कारण एसोसिएशन होता है, पार्टिकल आपस में जुड़ जाते हैं। एसोसिएशन मतलब जुड़ना, पार्टिकल आपस में जुड़ जाते हैं। और डिसोसिएशन कहने का मतलब पार्टिकल का ब्रेक होना। तो इलेक्ट्रोलाइट के नेचर के जो होंगे वो डिसोसिएट कर जाएंगे, और नॉन इलेक्ट्रोलाइट नेचर ऑर्गेनिक, अगर हमारा ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में अगर किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड को मिला रहे हैं, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में अगर किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड को मिला रहे हैं, तो वहां पर उसके पार्टिकल का एसोसिएशन देखने को मिलेगा ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ एच बॉन्ड। तो सबसे पहले जो हमारा एबनॉर्मलिटी क्रिएट हुआ, मोलर मास में जो एबनॉर्मलिटी क्रिएट हुआ, उसको ठीक करने का काम किए कौन? मॉन्टॉफ साहब। और इनके द्वारा एक फैक्टर दिया गया जिसको बोला गया मॉन्टॉफ फैक्टर, और ये रिप्रेजेंट करता है हमारा एसोसिएटेड या फिर डिसोसिएटेड मोल ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल इन सॉल्वेंट। किसी सॉल्वेंट में सॉल्यूट पार्टिकल एसोसिएट होगा या फिर डिसोसिएट होगा, इसको रिप्रेजेंट करने का काम जो फैक्टर हमारा करता है, दैट फैक्टर विल बी कॉल्ड एज मॉन्टॉफ फैक्टर। मॉन्टॉफ फैक्टर की बात करें तो ये बताता है नॉर्मल मोलर मास। तो नॉर्मल फार्मूला को देख करके आप NaCl का कितना लाए थे? 58.5 ग्राम पर मोल। और मोल अगर हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से इसका कैलकुलेट किए, जो डाटा दिया हुआ था हमारा, एग्जाम्पल जो दिया हुआ था उसके थ्रू हम लोग जब कैलकुलेट करेंगे इसको, तो ये आना चाहिए 29.25। ऊपर वाला ज़्यादा है, नीचे वाला कम है, दोनों में डिफरेंस है। इसी डिफरेंस इन मोलर मास को तो हम लोग नाम दिए थे एबनॉर्मल मोलिकुलर मास या फिर एबनॉर्मल मोलर मास। तो मॉडल ऊपर में हमारा नॉर्मल मोलर मास और नीचे में एबनॉर्मल मोलर मास, इन दोनों का जब हम जो है वो रेशियो निकाले तो हमारा आ गया 2। NaCl में होगा भी पार्टिकल कितना? एक Na का और दूसरा Cl का, और यहाँ पर ये जो 2 आ रहा है, इसी 2 को हम लोग कहते हैं मॉन्टॉफ फैक्टर। इसी 2 को हम लोग कहते हैं मॉन्टॉफ फैक्टर। तो मॉन्टॉफ फैक्टर निकालने का फॉर्मूला है हमारे पास, मोलर मास कैलकुलेटेड बाय ऑब्जर्विंग द फॉर्मूला। फॉर्मूला को देख करके, किसी का भी फॉर्मूला को देख करके जितना मोलर मास है उसको ऊपर लिख दिए, और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से जो दिया हुआ है कैलकुलेट करके उसको नीचे लिख दिए। दोनों का जो रेशियो आएगा यही हमारा कहलाएगा मॉन्टॉफ फैक्टर। 3 केसेस में राइज होगा। मॉन्टॉफ फैक्टर का वैल्यू जो है वो 1 के बराबर होगा, मॉन्टॉफ फैक्टर का वैल्यू 1 से ज़्यादा हो सकता है, मॉन्टॉफ फैक्टर का वैल्यू 1 से कम हो जाए। तो ये 3 केस से राइज कर सकता है। तो पहला हमारा केस है जिसमें मॉन्टॉफ फैक्टर का वैल्यू आई का वैल्यू जो है वो इक्वली 1 के बराबर हो रहा है, ये 1 के इक्वल हो रहा है। ये रिप्रेजेंट कर रहा है वैसे सॉल्यूट पार्टिकल को, इसका ना तो एसोसिएशन होगा ना ही डिसोसिएशन होगा। ये वैसे सॉल्यूट पार्टिकल को रिप्रेजेंट कर रहा है विच नाइदर अंडरगोज एसोसिएशन नॉट डिसोसिएशन, जैसे ग्लूकोज, यूरिया, शुगर। और भी बहुत सारे सॉलिड पार्टिकल हैं जिसका ना तो डिसोसिएशन देखने को मिलेगा और ना ही एसोसिएशन देखने को मिलेगा। डिसोसिएशन, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, यूरिया, ये सारे हमारे ऐसे सॉलिड पार्टिकल हैं जो ना इधर एसोसिएट होंगे ना इधर डिसोसिएट होंगे। ग्लूकोज को कटायन और एनायन में तोड़ा नहीं जा सकता है, शुगर के फॉर्मूला को कटायन और एनायन में ब्रेक नहीं किया जा सकता है। तो हमारे जो है वो ये ना तो हमारे एसोसिएट करेंगे ना ही डिसोसिएट करेंगे। तो करेंगे क्या? तो सॉल्वेंट जब इनको मिलाया जाएगा तो सॉल्वेंट में जो इंटरमॉलिक्यूलर जो स्पेस है जिसको आप वॉइड कहते हैं या इंटरस्टिशियल स्पेस कहते हैं, उसको ये फिल करने का काम करेंगे। और यही कारण है कि इनका मॉन्टॉफ फैक्टर का वैल्यू ऑलवेज कितने के बराबर होगा? 1 के बराबर। इसको नोट कीजिए। देखिए इसमें दूसरा कंडीशन है हमारा, केस सेकंड ये बनेगा कि आई का वैल्यू जो है 1 से ग्रेटर हो जाए। तो लेकर चले तो आप एक ही पार्टिकल लेकर, सॉलिड पार्टिकल किसी NaCl को लेकर चले, Na2CO3 को लेकर चले, या जो भी सॉलिड पार्टिकल आप लेकर चले, H2SO4 को लेकर चले, किसी भी सॉलिड पार्टिकल को लेकर चले तो आप एक ही पार्टिकल, लेकिन उस पार्टिकल का नंबर जो है वो हमारा सुटेबल सॉल्वेंट में डिसोसिएट करने के कारण 1 से ज़्यादा हो गया, 1 से बढ़ गया। ये डिसोसिएशन भी जो है वो 2 तरीके का होता है, एक कंप्लीट डिसोसिएशन, दूसरा इनकम्प्लीट डिसोसिएशन। क्वेश्चन में लिखा हुआ रहता है। अगर इस बात की जानकारी आपको लेना है तो आप एनसीईआरटी के पेज नंबर 62 पर चले जाइए, पुराने वाले एनसीईआरटी में। नए वाले में 65 या 66 होगा।
पुराने वाले एनसीईआरटी में आप पेज नंबर 62 पर चले जाइए, लास्ट का 2 क्वेश्चन देखिए। लास्ट का एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 40 एंड 41। एक में आई का वैल्यू दिया हुआ है, आपका सॉल्यूट पार्टिकल है कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 और आई का वैल्यू वहां दिया हुआ है 2.47, बल्कि होना चाहिए था 3 आपके हिसाब से। अगर CaCl2 है, आप तोड़ करके इसको लिखिएगा जी। आपको तोड़ने आता है, यहाँ पर कुछ नहीं, इसका मतलब 1 है। तोड़ना पीछे भी बताया गया है, तोड़ना तो बहुत जगह बताया है कि किस तरह से डिसोसिएट करना है। तो यहाँ पर कुछ नहीं, इसका मतलब 1, यहाँ पर 2, तो आप इसको लिख लेते हैं Ca2। 1 तो आगे जाता है, 1 लिखते नहीं है, और 2 आगे आएगा तो 2Cl। इसका 1 पार्टिकल और इसका 2 पार्टिकल। आई का वैल्यू 3 होना चाहिए था ना, लेकिन आई का वैल्यू वहां पर दिया हुआ है 2.47। क्यों दिया सर, कम क्यों दिया, 3 क्यों नहीं दिया? पार्टिकल तो 3 होना चाहिए। ये तो इंडिकेट कर रहा है कि इसका डिसोसिएशन हो रहा होगा, क्योंकि आई का वैल्यू 1 से ग्रेटर है, और आई का वैल्यू 1 से ग्रेटर होगा तो डिसोसिएशन, पार्टिकल के नंबर बढ़ गए हैं टूटने के बाद, तो आई का वैल्यू 1 से बड़ा होना चाहिए था। 1 से बड़ा है भी, लेकिन सर 2.47 क्यों दिया हुआ है, 3 क्यों नहीं दिया हुआ है? इसलिए क्योंकि ये टूटा तो है लेकिन कंप्लीट डिसोसिएशन नहीं हुआ है, इनकम्प्लीट हुआ है। कंप्लीट डिसोसिएशन होता तब वहां पर 3 लिखा जाता। तो कहिएगा सर इस बात की जानकारी हमको कैसे मिलेगी कि कंप्लीट हो रहा है या इनकम्प्लीट? अगर कंप्लीट डिसोसिएशन होगा तो क्वेश्चन में इस बात को लिखा रहेगा कि अज्यूमिंग दैट इट इज कंप्लीटली डिसोसिएटेड, और इस बात की जानकारी आप क्वेश्चन नंबर 41 में देखिए, वहां पर लिखा हुआ है K2SO4 वहां पर लिया गया है, वहां पर K2SO4 लिया गया है, और बोला जा रहा है क्वेश्चन में कि इट इज अज्यूमिंग दैट इट इज कंप्लीटली डिसोसिएटेड, और कंप्लीट इसका डिसोसिएशन होगा तो फिर इसके पार्टिकल का नंबर यहां पर 1 और यहां पर 2, यानी कि आई विल बी इक्वल टू कितना, 3। लेकिन यहां पर इनकम्प्लीट डिसोसिएशन हो रहा है। कंप्लीट डिसोसिएशन यहां पर होता तो यहां पर भी हम लोग आई का वैल्यू कितना लिखते, 3। फिर आपके दिमाग में चल रहा होगा पता कैसे चलेगा कि कब इनकम्प्लीट हो रहा है कब कंप्लीट हो रहा है। हम पहले ही बोले कि इस बात की जानकारी आपको क्वेश्चन में दी भी रहेगी। अगर आई का वैल्यू जो है जितना आना चाहिए, मान लीजिए हम किसको लिए, L2O3 को दिए, और इसका जो है वो आई का वैल्यू हमको दे दिया, आई का वैल्यू इसका हमको दे रहा है मान लीजिए 4.12, इतना दे दिया। इसका मतलब पहले देख लेंगे तोड़ करके इसको कितना, तो ये आगे जाएगा और ये आगे जाएगा, तो 2Al और 3O, यही ना होगा जी। यहाँ पर 2 और यहाँ पर 3, आई का वैल्यू आना कितना चाहिए था, 5, लेकिन दिया है कितना, 4.12। कंप्लीट या इनकम्प्लीट? इनकम्प्लीट। कंप्लीट होता तब तो हमको देता नहीं वो, हम डायरेक्ट लिख देते कितना, 5। तो आई का वैल्यू 2 तरीके से कैलकुलेट हो सकता है, एक तो कंप्लीट डिसोसिएशन के लिए और दूसरा इनकम्प्लीट डिसोसिएशन के लिए। आई का वैल्यू 2 तरीके से कैलकुलेट हो सकता है, एक तो कंप्लीट डिसोसिएशन के लिए और दूसरा इनकम्प्लीट डिसोसिएशन के लिए। एक हमारा कंप्लीट डिसोसिएशन हो रहा है, तब डिसोसिएशन मतलब टूटना, तो एक कंप्लीट डिसोसिएशन हो रहा है और दूसरा इनकम्प्लीट डिसोसिएशन। तो आपका दोनों क्वेश्चन को आप ऑब्जर्व कीजिए, आपको क्वेश्चन जो बताया जा रहा है क्वेश्चन नंबर, उसको खोल करके पलट करके देखिए बुक में, दोनों क्वेश्चन, दोनों तरह का क्वेश्चन वहां पर मिलेगा। एक आपका कहा जा रहा है कि कैल्शियम क्लोराइड है, लेकिन आई का वैल्यू वहां पर दिया हुआ है 2.47। नीचे वाले क्वेश्चन में 41 में, जो कि हम पीछे के वीडियो में सॉल्व कर चुके हैं उसको, वहां पर क्वेश्चन कह रहा है कि अज्यूमिंग दैट इट इज कंप्लीटली डिसोसिएटेड, और कंप्लीट डिसोसिएशन होगा तो वहां पर आई का वैल्यू जो है वो हमको कितना लेना होगा, 2 ये और 1 ये, पूरी तरह से ये टूट चुका है, और आई का वैल्यू 2 ये और ये 1 ये, यहाँ पर आई का वैल्यू हो गया 3। इसको देखिए आप, लेकिन देखिएगा कहाँ से, आजकल तो कहानी अलग चल रहा है। आजकल तो कहानी ये चल रहा है कि जियो या जो भी नेट प्लान हो वो 1.5 GB डाटा दे रहा है, एक वो मूवी आपको डाउनलोड करना है डेली, तो लगभग जो है वो 1.3 GB जो है वो आपका मूवी डाउनलोड में करने में चला गया, बच गया जो है वो अप्रॉक्सीमेटली 200 या फिर जो है वो 300 MB। अब दीपू सर का जो वीडियो आ रहा है या और अदर पेपर का जो वीडियो आ रहा है वो लगभग 500 से 600 MB का रह रहा है, तो डाउनलोड होगा कहाँ से, तो वीडियो देखेंगे कहाँ से? अरे ये जिंदगी का मौका फिर अब मिलेगा दोबारा। ये लॉकडाउन जो चल रहा है इसमें कंप्लीट रेस्ट, सुबह से रूटीन है, सुबह का रूटीन कि सुबह में जो है वो 10 बजे उठना है, 10 बजे आराम से उठे, किसी तरह से बेड पर से गिर उठ गया तो पहले उठ जाए, नहीं तो ऐसे तक जब तक बेड पर से गिरे नहीं तब तक उठना नहीं है। उठे तब घर में बोला गया बाबू साहब आपके लिए नाश्ता बन गया है, जरा नाश्ता कर लीजिए,
तो जा करके ब्रश व्रश करके आराम से नाश्ता वास्ता कर लिए। फिर चलिए मोबाइल में जो जो मैंने मूवी रात में डाउनलोड किए थे, जो जरा मना डाटा बचा हुआ था, उस पर जो है वो सोशल नेटवर्किंग सोशल साइट पर चले गए। इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप और भी कुछ, ट्विटर भी यूज़ करे ही होंगे थोड़ा बहुत, उसको खोल करके देख लिए क्या बहुत सारा मैसेज आया हुआ है। बहुत से आपके शुभचिंतक सब बहुत हैं, तो उनको ज़रा सा हाई बाय कर लिए। उसके बाद जो है वो थोड़ा बहुत दिस डैट किए। फिर देखे दोपहर में हो गया, खाना खाने का समय हो गया, चलो फिर कॉलिंग आ गया कि चलो खाना वाना खा लो। खाना खाने के बाद जो है वो फिर से मूवी देखने बैठे। अब आधा पार्ट जो है वो खाना खाने के बाद, आधा पार्ट रात में। इस बीच में जो है वो इधर उधर थोड़ा बहुत दिस डैट किए मूवी देखने के बाद, और फिर जो है वो टाइम तो इसी में पूरा टाइम काट देना है। लास्ट में रात में जो बचा वो आधे पार्ट देख पाए थे, रात में जो है वो आधा पार्ट जो है वो देखेंगे, 12 बजे तक देखेंगे। फिर 12 बजे तो 1.5 GB मिल ही जाएगा, फिर 1.5 GB लगा देंगे डाउनलोडिंग पर, तो फिर जो है वो फिल्म नया डाउनलोड हो जाएगा। और वीडियो जो सर दे रहे हैं पढ़ने के लिए, इतना मेहनत करके सर जो है वो बना रहे हैं, उससे क्या लेना देना है। पता है पढ़ेंगे ना, पढ़ लेंगे, लेकिन ये मूवी ख़त्म नहीं होगा। मूवी का लिमिटेशन है, मूवी तो भरा पड़ा है यूट्यूब पर, और भी बहुत सारा डाउनलोडिंग साइट है, कहीं ना कहीं से डाउनलोड हो ही जाएगा। लेकिन ये सब पढ़ने में मज़ा थोड़ी है। तो बढ़िया है ये जो लॉकडाउन का जो टाइम चल रहा है, उसका फुल यूटिलाइजेशन जो है वो, क्लास खुलेगा तो एक से एक मूवी का जो है वो सीन सब याद आएगा। क्लास में चलेगा कोई टॉपिक और मूवी का वहाँ सीन याद आ रहा होगा, अरे। और बाकी तो कहीं जाना उना है नहीं, घर पर जो है वो बैठ करके आराम से मूवी का यूटिलाइजेशन हो रहा है। तो डाटा बचेगा कहाँ से। दीपू सर को साउथ इंडिया के हीरो हैं कि जो है वो इनका जो है वो मूवी आएगा या वीडियो अपलोड होगा तो उसको देखना ज़रूरी है ना, नीड नहीं है। बस अपलोड किए जा रहे हैं सर, अरे करने दो, तो रहबे करेगा उसमें, थोड़ी वो हटा देंगे। मूवी देख लेते हैं, अभी फुल टाइम मिला है, ये रिलैक्सेशन का टाइम जो है वो फिर मिलेगा थोड़ी। क्लास खुलेगा तो आराम, प्रेशर बहुत बढ़ जाएगा। तो मत देखिए, देखने से ज़्यादा क्या फ़ायदा। वीडियो देख करके कुछ हुआ है। तो बता रहे थे यहाँ पर कि जो है वो आई का वैल्यू जो है वो डिसोसिएशन के केस में 2 तरीके का हो सकता है, एक इनकम्प्लीट और दूसरा कंप्लीट। आई का वैल्यू जो है वो 2 तरीके से हो सकता है, एक कंप्लीट डिसोसिएशन के लिए और दूसरा इनकम्प्लीट। तो आपको बताया गया कंप्लीट और इनकम्प्लीट के लिए क्वेश्चन नंबर 40 एंड 41। कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट के बारे में वहाँ पर जानकारी मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 40 में जो है वो इनकम्प्लीट हो रहा है, जिसके कारण वहाँ आई का वैल्यू जो है वो 2.47 दिया है। और हमारे जो है वो क्वेश्चन नंबर 41 में जो है वो आई का वैल्यू जो है वो वहाँ पर लिखा हुआ है एज्यूमिंग डैट, मानकर चला जा रहा है, एज्यूमिंग डैट मानकर चला जा रहा है कि वहाँ पर जो है वो K2SO4 का जो है वो कंप्लीट डिसोसिएशन हो रहा है। और कंप्लीट डिसोसिएशन में K2SO4 कितना पार्टिकल प्रोड्यूस करेगा, तो K का 2 पार्टिकल और SO4 का 1 पार्टिकल, यानी कि टोटल पार्टिकल का नंबर हो गया 3। आई का वैल्यू वहाँ पर 3 लेकर बनाएंगे। पीछे क्वेश्चन जो सॉल्व किए थे उसमें 3 लिए थे वहाँ पर। इस तरह इस टॉपिक पर टेंशन नहीं लीजिएगा, अच्छे से पढ़िएगा। इसमें हम बहुत सारा क्वेश्चन खुद भी डिस्कस कर देंगे, खुद भी बहुत सारा क्वेश्चन डिस्कस कर देंगे, ताकि आपका जो है वो कंसेप्ट है वो क्लियर हो सके। खुद भी बहुत सारा हम क्वेश्चन डिस्कस कर देंगे। और बाकी आप समझदार तो हैं ही, उसमें तो कोई बात ही नहीं है। एक बार अच्छे से देख लीजिएगा तो समझदारी इतना है कि फिर तो आप अनदर आप वीडियो बनाने लगिएगा। तो इसलिए जो है वो इसको देखिए, आई का वैल्यू 1 से बड़ा है, इसका मतलब सॉल्यूट पार्टिकल अंडरगोज डिसोसिएशन। सॉल्यूट पार्टिकल का अंडरगोज डिसोसिएशन हो रहा है। ये डिसोसिएशन 2 तरीके का होगा। पहला हम लोग देखना चाह रहे हैं ए में फॉर कंप्लीट डिसोसिएशन, और दूसरा इनकम्प्लीट भी देखेंगे, कंप्लीट डिसोसिएशन। मान लीजिए हमारे पास है L2O3, कुछ आई का वैल्यू कितना होगा, तो 2L3O। कहिएगा लगता है इनका तबीयत नहीं ठीक है और प्लस माइनस नहीं लिख रहे हैं, नीट नहीं है। अगर लिखने का मन है तो लिख सकते हैं, पहला वाले का दूसरे के ऊपर माइनस और दूसरे वाले का पहले के ऊपर प्लस, लिख सकते हैं आप,
लेकिन नीड नहीं था हमको, तो यहाँ मोल यहाँ से नहीं मतलब था जी, 2 पार्टिकल इसका 3 पार्टिकल इसका, I विल बी इक्वल टू 5, I विल बी इक्वल टू 5। मान लीजिए हमारे पास है H2SO4, आप जानते हैं H2SO4 की कहानी, ये सल्फेट पूरा एक ग्रुप है, ब्रैकेट में जो भी ग्रुप लिखा गया वो पूरा एक ग्रुप है, ये सल्फेट, यहाँ पर कुछ नहीं, इसका मतलब 1, यहाँ पर हो जाएगा 2H और SO4, पहले वाले का दूसरे के ऊपर माइनस, 2 माइनस, दूसरे वाले का पहले के ऊपर प्लस, 1 प्लस, पार्टिकल की I का वैल्यू 3। और भी हम लोग एग्जाम्पल देख सकते हैं, K4FeCN6, ये एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, इसके लिए पूरा एक चैप्टर ही केमिस्ट्री में बनाया गया है, 12th में है चैप्टर, फर्स्ट बुक का लास्ट चैप्टर 9th चैप्टर है, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। यहाँ पर हमारा जो है वो 4 आगे जा रहा है, तो 4K और ये हो जाएगा FeCN6, पहले वाले का प्लस माइनस अगर लिखना चाहें तो पहले वाले का प्लस जाएगा और दूसरे के ऊपर 4 माइनस जाएगा ना जी, और यहाँ से I का वैल्यू हो जाएगा I विल बी इक्वल टू 5। और भी हम लोग सॉलिड पार्टिकल CaCl2 इसको ले सकते हैं, देख लीजिए यहाँ पर कुछ नहीं, इसका मतलब 1 Ca और ये हो जाएगा 2Cl, प्लस माइनस भी लिखना है तो 1 माइनस 2 प्लस, I विल बी इक्वल टू 3। और भी लिख सकते हैं K2SO4, कुछ नहीं, इसका मतलब 1, यहाँ पर लिख सकते हैं 2K एंड SO4 2 माइनस, ये 1 प्लस, और यहाँ से ये I का वैल्यू हो जाएगा 3। तो हमारे जो है वो 2 तरह के डिसोसिएशन होंगे, एक कंप्लीट, दूसरा इनकम्प्लीट। कंप्लीट डिसोसिएशन में पार्टिकल को तोड़ करके जितने मोल आएंगे आयंस के, उनके नंबर को जोड़ करके लिख दिया जाए, तो वो कंप्लीट डिसोसिएशन में I का वैल्यू बताएगा। ये कंप्लीटली डिसोसिएट कर रहे हैं, और जब कंप्लीट डिसोसिएशन हो रहा है तो यहाँ पर I का वैल्यू 5 मिल रहा है, यहाँ पर I का वैल्यू 3 मिल रहा है, यहाँ पर I का वैल्यू जो है वो हमारा 5 मिल रहा है, यहाँ पर हमारा जो है वो 3 मिल रहा है, और यहाँ पर हमारा जो है वो 3 मिल रहा है। तो ये कंप्लीट डिसोसिएशन में होंगे। जब पार्टिकल कंप्लीटली डिसोसिएट करेगा तब। अगर इनकम्प्लीट डिसोसिएशन आता है, अगर पार्टिकल का इनकम्प्लीट डिसोसिएशन होता है, तो हमारे पास एक नया टर्म आएगा जिसको हम लोग बोलेंगे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अगर पार्टिकल कंप्लीटली डिसोसिएट कर रहा है तब कुछ करना ही नहीं है, तोड़ करके मोल के नंबर को गिन करके लिख देना है। लेकिन अगर पार्टिकल का नंबर इनकम्प्लीट डिसोसिएशन हो रहा है, इनकम्प्लीट डिसोसिएशन हो रहा है, पार्टिकल का कंप्लीट डिसोसिएशन नहीं हो रहा है, इनकम्प्लीट हो रहा है, 100% वो नहीं टूट रहा है, मान लीजिए 80% टूटा, तो इस परसेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास एक नया टर्म आ रहा है जिसको हम लोग कहते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, और जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं अल्फा से। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं अल्फा से, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा से ये रिप्रेजेंट होता है। मान लीजिए कोई सॉल्यूट पार्टिकल जो है वो हमारा सुटेबल सॉल्वेंट में डाले और उसका डिसोसिएशन जो है वो हमारा मात्र मान लीजिए कि जो है वो 40% हुआ या 50% हुआ डिसोसिएशन, तो 50% हुआ या 40% हुआ, और इसका वांट ऑफ फैक्टर के साथ क्या रिलेशन है, किस तरह से ये दोनों आपस में रिलेट होगा, अल्फा और वांट ऑफ फैक्टर आपस में किस तरह से रिलेटेड होगा, किस तरह से इसको कैलकुलेट करेंगे, ये हम लोग डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में। इस बात का डिस्कशन होगा अगले वीडियो में। तो यहाँ पर आपका जो है वो सबसे पहले हम लोग जाने आज के वीडियो में कि एबनॉर्मल मोलर मास क्या होता है। एबनॉर्मल मोलर मास हमारा होता है, एबनॉर्मल मोलर मास की जानकारी हमको यही मिली कि नॉर्मली जो हम लोग कैलकुलेट करते हैं किसी का मोलर मास देख करके फॉर्मूला को, और हम लोग जो कैलकुलेट करते हैं बाय ऑब्जर्विंग दी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, इन दोनों में डिफरेंस आ रहा था। ये डिफरेंस वैसे पार्टिकल के लिए होगा, वैसे सॉलिड पार्टिकल के लिए ही होगा जिसका एसोसिएशन होता हो या फिर डिसोसिएशन होता हो। जिसका एसोसिएशन या डिसोसिएशन नहीं होता है उसमें ये एबनॉर्मलिटी ऑब्जर्व नहीं होता है। ग्लूकोज वो तो डिसोसिएट करता नहीं है, वो एसोसिएट नहीं करता है, उसमें यह एबनॉर्मलिटी क्रिएट नहीं होगा। यह एबनॉर्मलिटी सिर्फ वहाँ पर क्रिएट होगा जिसमें पार्टिकल का या तो डिसोसिएशन हो या फिर पार्टिकल का एसोसिएशन हो। तो
तो हम लोग जाने कि एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास वही मॉलिक्यूलर मास होता है, हमारा डिफरेंस होता है मोलर मास का, जहाँ पर हमारा जो कैलकुलेट किया गया है नॉर्मली फॉर्मूला को ऑब्जर्व करके एंड कैलकुलेटेड बाय यूजिंग द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ये जो डिफरेंस क्रिएट होगा मोलर मास में, इसी मोलर मास के डिफरेंस को हम लोग नाम दे दिया एबनॉर्मल मोलर मास या एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। इसको ठीक करने का काम एक साइंटिस्ट जिनका नाम था वॉन हॉफ वो किए, और एक फैक्टर दिए जिसको बोला गया वॉन हॉफ फैक्टर। ये वॉन हॉफ फैक्टर का वैल्यू हम लोग अगर कैलकुलेट करना चाहते हैं तो ये हमारा होता है मोलर मास कैलकुलेटेड नॉर्मली बाय ऑब्जर्विंग द फॉर्मूला, एंड मोलर मास कैलकुलेटेड बाय यूजिंग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। इन दोनों का रेशियो जो निकालेंगे हमारा जो आएगा वैल्यू वही हमारा कहलाएगा वॉन हॉफ फैक्टर आई। ये 1 के बराबर भी हो सकता है, आई का वैल्यू 1 के बराबर हो रहा है, इसका मतलब नाइदर एसोसिएशन हो रहा है नॉट डिसोसिएशन। और आई का वैल्यू अगर 1 से बड़ा हो रहा है इसका मतलब पार्टिकल टूट करके अपने नंबर को बढ़ा रहे हैं, और जिसके कारण पार्टिकल तो हम एक ही डाले थे लेकिन वो टूट करके NaCl को डाले, हम H2SO4 का डाले, हम पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट को डाले, हम सल्फ्यूरिक एसिड को डाले, इनके पार्टिकल का नंबर को एक ही डाले, लेकिन डिसोसिएट होने के बाद इनके पार्टिकल का नंबर जो है वो चेंज हो गया, बढ़ गया, आई का वैल्यू 1 से बड़ा हो गया। इसमें भी आई का वैल्यू जो है वो 2 तरीके से कैलकुलेट होगा, एक फॉर कंप्लीट डिसोसिएशन और दूसरा फॉर इनकम्प्लीट डिसोसिएशन। अगर कंप्लीट डिसोसिएशन हो रहा है तो जितने मोल होंगे पार्टिकल टूट करके वही हमारा आई का वैल्यू रिप्रेजेंटेड होगा, और इनकम्प्लीट डिसोसिएशन के लिए हम लोग देखेंगे इसको नेक्स्ट वीडियो में।